हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी के द्वारा जो सेकेंड सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम लिया गया था उसके पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो पेपर है वो 23 मार्च 2016 को कंडक्ट किया गया था और ये पेपर जो है वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल मेंस देने जा रहे हैं तो। अगर उसके अलावा भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कि आपका जीके क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी एक जो है सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, जीके और इसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चन वो और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जो है आज के डेट में अपडेटेड वर्जन में देखेंगे कि आज जो है उसका क्या रिलेवेंस है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लोग जो है इसका 2023 का देखेंगे कि 2023 में इसका विजेता कौन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग करेंट के क्वेश्चन को भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं और आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए ये सेशन काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ जो मेनली है वो जनरली पूछा जाता था कि टेम्परेचर दे दिया कि आप उस जो है फ़ारेनहाइट या केल्विन में आप बताओ। बस यहाँ पे थोड़ा कहानी बता दिया गया। तो इसका होता है क्या है कि एक फार्मूला होता है C-0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। इस फार्मूला पे जगह जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये मान निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे C का मान जो है 50 डिग्री है, -0 को हम सिर्फ -0 को हटा भी दें या फिर लिख भी दे रहा है, उसके बाद फिर बाई 100 और यहाँ पे F हमें निकालना है F-32 बाई 180। तो यहाँ पे ये जो है डिवाइड हो जाएगा, ये 2 में आ जाएगा और ये यहाँ पे डिवाइड होने के बाद 90 बचेगा। तो जो समीकरण बचा वो इस टाइप का होगा F-32 इज इक्वल टू 90। और जब आप इसे ऐड करोगे F बराबर 90 प्लस 32 को तो आपका जो है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एंजेलिका कर्बर ने 2016 ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। वे किस देश के निवासी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिर्फ क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है। सिंपल पूछा जा रहा है कि हाँ 2016 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला गया था वो जीता किसने था और वो किस देश की निवासी है। तो देखो जो एंजेला कर्बर है उन्होंने जीता था और वो जो है जर्मनी की खिलाड़ी है। अगर बात करें 2023 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसका जो महिला वर्ग का खिताब है वो जीता है आपका एरिना सवालेंका ने, एरिना सवालेंका। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, बेलारूस की एरिना सवालेंका। और अगर पुरुष की बात करें कि पुरुष में कौन जीता है तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के खिलाड़ी है, ये सर्बिया के खिलाड़ी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ एंड एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सलमान रुश्दी, नाइपॉल, पॉल थेरेक्स या BS नाइपॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BS नाइपॉल। ये जो पुस्तक है एमंग द बिलीवर्स इंडिया ये जो है BS नाइपॉल के द्वारा लिखा गया था। बात करें अगर VS नाइपॉल की तो इनका जो पूरा नाम है वो है विद्याधर सूर्य प्रसाद नाइपॉल। और ये जो है इन मेनली ब्रिटिश के हैं और इनका जो संबंध था मतलब इनका जन्म हुआ वैसे तो था त्रिनाड एंड टोबैको का, लेकिन भारत से भी इनका जो है संबंध माना जाता है, पूर्वज में था। और ये भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक हैं। और इन्हें जो है ना BS नाइपॉल को आपका 2 प्राइज़ भी मिल चुका है। एक बुकर प्राइज़ जो कि 1971 में मिला था और किस पुस्तक के लिए दिया गया था तो ए फ्री स्टेट। ये काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी, ए फ्री स्टेट। इसके लिए इन्हें जो है 1971 में बुकर प्राइज़ मिला था। उसके बाद जो है 2001 में जो है इन्हें साहित्य प्राइज़ से भी जो है इंडिया के द्वारा नवाजा जा चुका है। वहीं अगर बात करें सलमान रुश्दी की तो ये भी एक फेमस राइटर है और इनकी जो पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन ये काफ़ी फेमस है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो वो आप ध्यान रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि UNO का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ।
देखिए ये जो है ये काफ़ी फेमस उस टाइम रहा था। एक्चुअली ये पेपर हुआ है 2000 आपका 16 में, 23 मार्च 2016 को ये पेपर हुआ है। और 2015 में जो है ये आपका जलवायु सम्मेलन हुआ था, और ये काफ़ी फेमस हुआ था, पेरिस जलवायु सम्मेलन। ठीक है। तो इसमें जो है बताया ये गया था कि हम लोग इस सदी के अंत तक, मतलब जो 21वीं सदी चल रहा है उसके अंत तक 2 डिग्री टेम्परेचर से अधिक जो है वो पृथ्वी का तापमान जो है वो नहीं बढ़ने देंगे। ये इसमें एक फैसला लिया गया था। अगर बात करें अभी कहाँ पे होने वाला है कॉप सम्मेलन, तो वो जो है कॉप 28 जो है वो आपका होने वाला है यूएई में, दुबई में वो प्रस्तावित है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में ये होने वाला है नवंबर 2023 में। आगे पूछा जा रहा है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत फेमस है, इसलिए आप इस बुक को याद रखिएगा। ए पैसेज टू इंडिया जो है वो आपका ई.एम. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आप जानते हैं गीतांजलि लिखा गया है। इसके अलावा जो है नीरज सिंह चौधरी इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन करके एक पुस्तक है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आप क्या है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप चाहो तो उसे नोट करते जा सकते हो। देखो यहाँ पे जो है ना एक एक चीज़ लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा और ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अगर चाहो तो नोट करते जाओगी तो आपके पास काफ़ी अच्छा जो है एक नोटबुक तैयार हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो देखो इसका ऑप्शन है 1886, 1912, 1900 या फिर 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1917। 1917 में जो है पटना यूनिवर्सिटी का वो स्थापना हुआ था, और आप समझ सकते हो वो उस टाइम जो है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था। तो वो भी आप याद रखें, पटना हाईकोर्ट जो है वो 3 फरवरी 1916 में हुआ था। 3 फरवरी 1916 में जो है आपका पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई है। आगे पूछा जा रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है BL कलकर, सी रंगराजन, YV रेड्डी या AM खुसरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा YV रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। और अभी जो चल रहा है वो आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके NK सिंह जो है इसके अध्यक्ष है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो वित्त आयोग है वो हमारा जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में वर्णित है। और एक और पूछ दिया जाता है कि ये पहले वित्त आयोग कौन थे। तो पहले जो वित्त आयोग थे वो थे KC नियोगी जो है वो पहले वित्त आयोग है। आगे पूछा जा रहा है VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए थे वो क्या थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एक प्रख्यात विधिवेत्ता थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमटेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 फीट। 57 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये एक अखंड मूर्ति है, मतलब कि एक ही पत्थर को जो है वो तराश की ये मूर्ति बनाया गया है। और इस गोमतेश्वर की मूर्ति को जो है वो बाहुबली की मूर्ति भी बोला जाता है। आगे है कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुआ था, मरिया लालगोना ने जीता था, वे किस देश की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो स्पेन की थी मारिया लालगुना। और इस बार का अगर पूछा जाए कि 2023 का जो है वो किसने जीता, तो देखो 2023 का अभी आयोजित नहीं हुआ है। मिस वर्ल्ड जो 2022 की बनी है वो बनी है कैरोलिना बिलबास्का जो है वो बनी है 2022 की मिस वर्ल्ड। और ये किस देश की हैं, तो वो जो है वो पोलैंड की हैं। आगे है कि भारत में ब्रॉडगेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी रखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर जो है इसकी मानक दूरी रखी जाती है। और ये जो ब्रॉडगेज है इसे इंडियन ब्रॉडगेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो इंडिया के अलावा जो है आसपास के जो देश है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो भी जो है इस टाइप के ही रेल पटरी का यूज करते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक या मयोत्तर रेखा है या देशांतर रेखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
82 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो भारत की परमाणिक यामनोत्तर रेखा है, और इसी से जो है वो तिथि का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण जो है वो इसी से होता है भारत में। और ये जो है वो 5 राज्यों से होके गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो वो आपका एक ऊपर से अगर देखो तो यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये राज्य 5 राज्य हैं जहाँ से जो है वो भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा, या फिर आप बोल सकते हो तिथि रेखा जो है वो क्रॉस करती है। ठीक है, 5 राज्यों से। आगे पूछा जा रहा है अप्रैल 2015 में भारत में अपने परमाणु संयंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी? ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ये जो है उस टाइम जो डील था परमाणु संधि को लेके यूरेनियम का, वो कनाडा के साथ हुआ था। आगे है द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुंटर ग्रास, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने जो है इनको जो है 1999 में साहित्य का नोबेल प्राइज ये दिया गया था, और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इनका जो है 2015 में निधन हो गया था। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे पूछा जा रहा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, E.R. कोरी या J.C. बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वहीं लुई पास्चर का जो नाम है वो आता है रेबीज का टीका को लेके। रेबीज का टीका क्या इन्होंने खोज किया था। साथ ही जो पास्चुरीकरण है वो भी जो है वो लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। अगर बात करें J.C. बोस की, तो ये भारतीय वैज्ञानिक है, और इन्होंने ही जो है वो खोज किया था कि पेड़ पौधे में जीवन होता है, और उन्होंने जो खोज किया था कि पेड़ पौधे एक दूसरे से बात करते हैं, उसे बोला जाता है केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ के द्वारा जो है पता चलता है कि हाँ वो एक दूसरे से जो है वो बात करते हैं, और ये जो है इनका एक बड़ा खोज है। बोला जाता है कि जो रेडियो संचार की खोज है उनमें इनका जो है बहुत बड़ा रोल था, और इन्हीं के प्रयोग के आधार पे आगे जाके मार्कोनी ने जो है वो रेडियो का आविष्कार किया था। आगे पूछा जा रहा है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पन्ना। पन्ना में जो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान अवस्थित है। आगे है अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन में था डिगबोई। डिगबोई जो है ये आपका असम में है। असम में ये जो है मेनली फेमस है ऑयल रिफाइनरी के लिए। ये भारत का पहला ऐसा स्थान था जहाँ पे आपका तेल रिफाइनरी खोला गया था। आगे पूछा गया फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? ऑप्शन है बिमल राय, मृणाल सेन, सत्यजीत राय या गुरदत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत राय। ये पाथेर पंचाली जो है इनके द्वारा निर्देशित थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। 21 जून को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और ये जो पहली बार मनाया गया था वो 2015 में मनाया गया था, और इसलिए ये जो है वो उस टाइम फेमस था और क्वेश्चन यहाँ से आए थे। ऐसे आप याद रखो कि 2023 का जो मनाया गया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति या सार्वजनिक व्यय नीति। तो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा व्यापार नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन घटक नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें पूछा क्या गया है। देखो दो चीज़ें होता है, एक होता है फिजिकल पॉलिसी जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जो है करेंसी का फ्लो को वो लोग मेंटेन करते हैं। और ये जो राजकोषीय नीति है ये गवर्नमेंट के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा तय किया जाता है। इसके अंतर्गत होता है क्या है कि एक तरीके का बजट निर्माण का जो आप कार्य को बोलो वो इसके द्वारा होता है कि सरकार जो है किस क्षेत्र में कितना खर्च करेगा, कितना टैक्स लगाएगा, ये सारा चीज़ें जो है वो राजकोषीय नीति के तहत आता है। इसलिए कराधान नीति भी इसमें आएगा, सार्वजनिक ऋण नीति भी आएगा और सार्वजनिक व्यय नीति भी आएगा। व्यापार नीति जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे पूछा जा रहा है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है वो कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कोसी, सोन, घाघरा, गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। एक्चुअल में क्या है कि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जो कि आप
आपका फ्लो करती है और जाके गंगा से मिल जाती है। लेकिन जैसे गंगा जो है बिहार को दो भागों में बांट रही है और कुछ नदियाँ जो ऊपर से आ रही है, कुछ नीचे से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे सोन नदी जो है वो गंगा से जाके आपका दानापुर के आसपास मिलती है और इसका अगर फ्लो देखें तो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। और आपको मालूम होगा मैप में जो है वो नीचे साउथ होता है और ऊपर नॉर्थ होता है, अर्थात ये नॉर्थ की ओर प्रवाहित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं अगर बाकी नदियों की बात करें कोसी की, तो कोसी जो है वो नेपाल से इंटर करती है बिहार में और ये जो है कटिहार के पास आके गंगा में मिल जाती है, तो ये दक्षिण की ओर प्रवाहित है। घाघरा की बात करें तो घाघरा जो है ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए ये छपरा के आसपास आके बिहार ये गंगा नदी से मिलती है। वहीं जो है अगर गंडक नदी की बात करें तो गंडक जो है वो यहाँ से आ रही है और ये जो है आपका हाजीपुर के आसपास आके जो है मिल रही है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निवल था कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो है आप पहले इसके ऑप्शन को देख ले रहे हैं, केरल, गुजरात, असम या झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ये जो है केरल में आयोजित किया गया था और उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो था ग्रेट हॉर्नबिल। और इस बार की अगर बात करें जो अभी होने वाला है वो होने वाला है 37th नेशनल गेम। और ये कहाँ पे होगा, तो ये जो है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा अक्टूबर 2023 में। एक और जो गेम होता है वो होता है खेलो इंडिया गेम। और खेलो इंडिया गेम में भी बहुत सारा होता है, जैसे यूनिवर्सिटी गेम हो गया, यूथ गेम हो गया। तो जो यूनिवर्सिटी गेम है खेलो इंडिया का वो यूपी में खेला जा रहा है और वहीं जो है खेलो इंडिया का जो यूथ गेम है वो जो है वो एमपी में खेला जा रहा है इस बार। तो ये जो अलग अलग कैटेगरी में खेलो इंडिया गेम होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में पूछा जा रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत युग्म को चिन्हित करें, कौन जो है वो गलत युग्म है। ऑप्शन है मैडम क्यूरी डायनामाइट, एजीवेल टेलीफोन, एजी बियर्ड टेलीविजन या जेम्स वाट स्टीम इंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी डायनामाइट, क्योंकि मैडम क्यूरी का संबंध जो है वो आपका रेडियम से रेडियम बोलो या रेडियो सक्रियता से इनका संबंध है। और इसके लिए जो इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। एक बार जो मिला है वो आपका 1903 में दिया गया था और ये जो दिया गया था वो दिया गया था फिजिक्स में, और इन्होंने हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी दोनों को एक साथ दिया गया था। वहीं जो है 1911 में जो है इन्हें दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और उस टाइम भी इनको जो प्राइज़ दिया गया वो रेडियो सक्रियता के लिए ही दिया गया था। तो ये 2 क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ पाने वाली एकमात्र महिला है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बोला जा रहा है अच्छा इसका भी देख लेते हैं कि डायनामाइट की खोज कौन की थी। तो डायनामाइट की खोज जो है वो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड नोबल के द्वारा जो वो डायनामाइट की खोज की गई थी। एजीवेल ने टेलीफोन का खोज किया था, जेल बियर्ड ने टेलीविज़न का और जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का। ये तीनों सही है। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। इन सारे देशों में देखा जाए तो टोक्यो जो है वो सबसे ईस्ट में है, सबसे पूर्व में है। और जब सूर्योदय होगा तो पूर्व की जो देश है सबसे पहले सूर्योदय वहाँ देखा जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन है ए मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने जो है वो हिंदू देवी देवताओं को जो है मंदिर से निकालकर घर में प्रवेश दिलाया। मतलब इनके द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी वो एक बोला जाए कि एक आकार दिया था भगवान का, जो लोगों के घर में भी स्थान पाया। होता ये था कि पहले जो है बहुत सारे लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित होता था, तो वैसे में उन लोगों के लिए ये पेंटिंग जो है वो काफ़ी एक धार्मिक रूप से देखा जाए तो महत्व का था। आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैला आंचल। मैला आंचल जो है वो आपका फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित था। वहीं अगर बात करें गुनाहों की देवता की, तो ये जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा ये पुस्तक रचित गई थी। आगे है राग दरबारी की अगर बात करें तो राग दरबारी जो है ये श्री लाल शुक्ल जो है उनके द्वारा ये रचा गया था। फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे कि आपका
परिकथा, कितने चौराहे, तो ये सारे जो है वो फेमस है और आपको जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे अनुवांशिकी के जनक कौन है? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, हॉगियो डी ब्रीज या ग्रेगर मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। वहीं रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल की खोज की थी और चार्ल्स डार्विन ने जो है वो विकासवाद का सिद्धांत दिया था। वहीं ह्यूगो डी ब्रीज की बात करें तो इन्होंने जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था कि कैसे जो है मतलब किसी जीव में कोई चेंजेज आता है, तो वो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। आगे बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और न्यूक्लियर रिएक्टर को मिलान करना है कि कौन जो है कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर किस राज्य से संबंधित है। तो देख लेते हैं पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी और गुजरात, और दूसरे साइड में रोरक, कैगा, काकरापाड़ा, कुल्लम है। तो देखो कर्नाटक में जो है वो आपका कैगा आ जाएगा, वहीं तमिलनाडु में जो है वो कुल्लम स्थित है, और यूपी में कौन सा है? यूपी में नरोरा है, और गुजरात में आपका काकड़ापाड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आप का होगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप ये ध्यान रखना, पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो पहला बोला जा रहा है कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता, लोकसभा भंग होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल वर्ष बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं, तो ये भी सही है। फिर बोला गया कि राज्यसभा का गठन जो है वो 1958 में हुआ था, तो ये गलत है। इसकी स्थापना जो है वो 1952 में की गई थी। 3 अप्रैल 1952 को जो है इसका गठन हुआ था। और जो राज्यसभा का गठन है वो अगर आपको आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 80 अर्थात 80 के तहत जो है वो राज्यसभा का गठन होता ही है कि 79 जो है वो हमारा संसद है, 80 जो है राज्यसभा है, और 81 आर्टिकल जो है वो लोकसभा से संबंधित है। वहीं अगर राज्यसभा के पूरे सदस्य की बात करें तो अधिकतम जो सदस्य 250 है, और वर्तमान में जो है वो 245 है। ठीक है, और ये हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य वो रिटायर होते हैं। फिर बोला गया कि राज्यसभा के 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अभी अगर आपको पूछा जाए कि भारत के अभी जो है वो उपराष्ट्रपति कौन है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही जो है वो राज्यसभा के वो आपका अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं। आप भारत की राज्यसभा के सभापति या फिर उपराष्ट्रपति का नाम जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि बीमारियों और उनकी जांच का सही रूपों में दोनों स्तंभ से मिलान करें। देखो बिहार एसएससी के द्वारा जो ये एग्ज़ाम लिया गया था, इसमें ऐसा देखा गया कि 7 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग था, मतलब इस टाइप के 2 कॉलम देके उससे जो है बोला गया था कि मैच कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी का देखते हैं कि इसमें कौन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखो बिडाल टेस्ट जो है उसका संबंध हो जाता है टाइफाइड से। ठीक है, इसका संबंध किससे है? टाइफाइड से। वहीं डिंक टेस्ट जो है ये आपका रिलेटेड है स्काइरेट फीवर से। वहीं टॉर्निकेट टेस्ट जो है इसका संबंध है डेंगू बुखार से। ठीक है, डेंगू बुखार से इसका संबंध है। RA फैक्टर जो है इसका संबंध हो जाता है गठिया से। और एलिजा टेस्ट या एलिसा टेस्ट जो है इसका संबंध है आपका एड्स से। तो अगर आपको सारा नहीं भी मालूम है ना, तो अगर आपको एक भी मालूम था, जैसे ये ज़्यादा फेमस है एलिसा टेस्ट, ये किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हो कि इसका संबंध जो है वो एड्स से है, और एड्स ऑप्शन नंबर कितने में है? 4 में है। तो आप इस टाइप से जो है बाकी के ऑप्शन को यहाँ एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद फिर इन दोनों में देख सकते हो कि बिडाल टेस्ट जो है ये भी काफ़ी पूछा जाता है, और इसका संबंध टाइफाइड से है, तो ए का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी जो है आंसर को पता कर सकते हो कि कौन इसका राइट आंसर होगा। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु स्थिरता के लक्षण मिले हैं, तो इसका कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका कारण जो है वो जीका वायरस है, और उस टाइम जीका वायरस जो है वो न्यूज़ में था। जीका वायरस में होता ये है कि एडिस मच्छर के द्वारा जो है
इसके वायरस को पहुंचा दिया जाता है और काटने से मिली होता है, एडिस मच्छर के काटने से होता है। और इसमें हो ये रहा था कि जो गर्भवती महिलाएं थी उनको काटने के बाद उनके पेट में जो भ्रूण है उनके भ्रूण को भी जो है ये नुकसान पहुंचाता था, जिसके कारण जो है नवजात शिशुओं में ये रोग देखा गया था। इसलिए जो है ये काफ़ी खतरनाक जो है WHO के द्वारा बताया गया था। आगे है कि जोयोक्रिन गुर्जमैन उर्फ अल चापो गुर्जमैन एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है एक स्पेनी ये मैक्सिको का एक नस्लीय दवाओं का तस्कर है। ये जो एक तस्कर था और वो उस टाइम चर्चा में था, इसलिए ये पूछा गया है। ऐसे बोला जाता है मैक्सिको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रग्स को लेके फेमस है। आगे पूछा गया है कि कार की बैटरियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर केमिकल फार्मूला देखें तो ये H2SO4 जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है। और वहीं बात करें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो ये HCl होता है। नाइट्रिक एसिड ये होता है KNO3। और ये जो है वो आपका जो बम है उसमें भी जो है ये यूज किया जाता है, बम बनाने में, इसका बारूद बनाने में इसका यूज किया जाता है। साइट्रिक एसिड क्या है, ये जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ये नींबू, संतरा या खट्टे पदार्थ उन सब में ये पाया जाता है। आगे पूछा जा रहा है 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2015 का, तो उस टाइम जो है वो अरविंद पनगड़िया थे। और ऐसे भी आपको याद रखना है कि नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष हैं वो आपका अरविंद पनगड़िया हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और अभी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चेंज हो गया। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष जो है वो आपका हाल में कौन है, सुमन के बेरी। इनका नाम याद रखना है, सुमन के बेरी। ये जो है अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। वहीं जो CEO हैं वो अभी हाल फिलहाल में जो पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो BVR सुब्रमण्यम जो है वो अभी नीति आयोग के CEO हैं, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है और भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला था। उस देश का नाम पूछा जा रहा है कि कहाँ से इन लोगों को निकाला गया था। तो यमन से जो है इन लोगों को निकाला गया था ऑपरेशन राहत के तहत। देखो कहीं भी अगर संकट आता है भारतीयों के ऊपर तो भारत सरकार के द्वारा जो है उस ऑपरेशन चला के वहाँ के लोगों को निकाला जाता है, वहाँ से भारतीय लोगों को निकाला जाता है। जैसे अभी हाल में सबसे लेटेस्ट की बात करें तो सूडान में जो है गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और वहाँ से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान से है। और वहीं जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूक्रेन के से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा और सूडान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो भारत के द्वारा चलाया गया था। फिर पूछा जा रहा है बोको हरम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो एक आतंकवादी संगठन है जो नाइजीरिया के आतंक में मिली सक्रिय है। और ये वहाँ पे अक्सर जो है वो महिलाओं बच्चों को अपना शिकार बनाता है और उसी के कारण ये जो है उस टाइम चर्चा में था। फिर आगे पूछा जा रहा है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। ऑप्शन है MC रामचंद्रन, BR अम्बेडकर, K कामराज या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर, लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न का प्राइज दिया गया था। ठीक है, फिर आप और इन्हें जो ये प्राइज दिया गया था वो कब दिया गया था, 1960, एक्चुअली इनका जो निधन हुआ था वो 1966 में हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक मिनट, अगला जो प्रश्न होगा वो होगा 37। पूछा जा रहा है कि गाय का जो है गर्भावधि क्या होता है, कितना समय होता है। एक मिनट, हाँ, इसके पहले पूछा ये जा रहा था कि लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न मिला था, तो ये 1966 में मिला था। फिर पूछा गया कि गाय का गर्भावधि क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 274 दिन से लेके 280 दिन जो है गाय की गर्भावधि मानी जाती है। अगला है
निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या ब्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो आपका तिब्बत के क्षेत्र में है। और यहाँ से ये नदी जो है वो तिब्बत का जो मानसरोवर है यहाँ से निकलती है, और ये जो है पंजाब होते हुए फिर जाकर पाकिस्तान के एरिया में सिंधु नदी से मिल जाती है। वहीं अगर बात करें एक और नदी है, एक्चुअली क्या है कि मानसरोवर का जो एरिया है तिब्बत वाला, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक आपका सतलज, दूसरा आपका सिंधु जो सिंधु, और तीसरा जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों जो है आसपास से निकलती है मानसरोवर के पास से, और तीनों जो है वो भारत से होकर जो है वो दूसरे देशों में जाती है। जैसे सतलज ये पंजाब का एरिया होते हुए पाकिस्तान में जाता है, सिंधु जो है ये आपका कश्मीर वगैरह का एरिया से होते हुए ये भी पाकिस्तान में जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन से होते हुए भारत और फिर बांग्लादेश होके गंगा नदी में मिल जाती है। अगर बाकी नदी की बात करें जैसे रावी नदी की, तो रावी नदी जो है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश का जो है कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रा है वहाँ से होता है। और चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से निकलती है। एक्चुअली चिनाब जो है वो 2 नदी यहाँ पे है, एक चंद्रा एक भागा, उन दोनों नदियों के संगम से ही जो है वो चिनाब नदी बनती है। वहीं जो है आपका ब्यास नदी ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा जो है वहाँ से निकलती है और बाद में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। आगे बोला जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, और इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो देखो जहाँ भी अगर केवल आ जाए, ओनली आ जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सिर्फ केवल वाला नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके पास मूल, अपीलीय, परामर्शीय ये सभी क्षेत्राधिकार मौजूद है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ये जो है आपका आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 124 के तहत जो है वो भारतीय संविधान में वर्णित है। और अभी वर्तमान में सीजेआई कौन है ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा डी वाई चंद्रचूड़ जो है वो अभी वर्तमान में सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट का जो है वर्णन है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो हाई कोर्ट का आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल 214 214 के तहत जो है वो हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। और अभी पटना हाई कोर्ट के कौन है चीफ जस्टिस? तो वो है के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन ये जो है पटना हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे पूछा जा रहा है कि जल्लीकट्टू साढ़ों का लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका संबंध जो है वो तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न है 41 की 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती है, कौन सा? ऑप्शन है तापी नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा या चंबल बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। ये दोनों नदियां जो है वो आपका अमरकंटक से निकलती है। और एक्चुअली क्या है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, ठीक है। एक जो है सोन नदी, दूसरा नर्मदा नदी, और तीसरा जो है वो महानदी। ये 3 नदियां जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अगर बात करें तापी नदी की, तो तापी नदी जो है ये सतपुड़ा की श्रेणी का जो महादेव पर्वत है वहाँ से निकलता है। और फिर अगर बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है। वहीं चंबल नदी जो है, चंबल नदी जान पावा की पहाड़ी है एमपी में, वहाँ से निकलती है। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिए। आगे है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर है तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर का जो मेला है वो राजस्थान में लगता है, और यहाँ पे ब्रह्मा का मंदिर है, और ये पशुओं के मेला के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा पशु मेला के लिए बिहार का जो सोनपुर है वो भी फेमस है। और यहाँ पे जो है ये आता कौन से ज़िला में? वैशाली ज़िला में। और छठ के टाइम में कार्तिक माह में जो है यहाँ पे मेला लगता है, सोनपुर मेला। वहीं जो सूरजकुंड मेला है ये आपका हरियाणा में है, फरीदाबाद में, और यहाँ पे जो है ये भी पशु मेला के लिए फेमस है। पशु मेला के साथ साथ ज़्यादातर ये जो है हस्तशिल्प मेले के लिए फेमस है। उज्जैन मेला ये जो है आपका कुंभ मेला होता है, और जो 4 जगह पे लगता है, उन जगहों पे जो है उज्जैन की अगर बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के पास है। और
कुंभ मेला यहाँ पे आयोजित होता है। उसके अलावा कुंभ मेला कौन कौन सी जगह पे होता है ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश? तो भारत का जो पहला ऑर्गेनिक राज्य है वो है सिक्किम, और उसके बाद जो है वो त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये दो राज्य भी जो है वो ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा पा चुके हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन था? सिक्किम था। आगे उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह सिद्धांत दिया था? तो देखिए, उच्च श्रृंखल कानून का मतलब होता है वैसा कानून हो जिसमें मनमानी तरीके से काम किया गया हो। तो ऐसा कोई कानून नहीं है, मनमाना कोई कानून नहीं है, ये बात बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस से रिलेटेड? तो ये बोला गया था यूनियन कार्बाइड का जो केस था उससे रिलेटेड। आपको मालूम होगा यूनियन कार्बाइड का जो केस है वो आपका भोपाल गैस त्रासदी से है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 3 दिसंबर 1984 को। और ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि कब जो है वो भोपाल त्रासदी हुआ था और कौन सी गैस उसमें रिसाव हुआ था। तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है उसका रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट का यहाँ पे रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में, और ये 3 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था। आगे पूछा जा रहा है कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजविद्रोह की गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है ब्लड डायमंड, कल्प्लिट डायमंड, वार डायमंड या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो युद्धग्रस्त एरिया है वहाँ पे क्या है कि खनन करके जो है जो खनन करवा रहा है उसी से राजद्रोह करके इन हीरो को बेचा जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होता है, जिसके कारण इसे जो है ब्लड डायमंड का भी नाम दिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड बोला जाता है, वार डायमंड बोला जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो अभी एक नया चीज़ आया ग्रीन डायमंड का। ग्रीन डायमंड क्या होता है? ये डायमंड जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है लैब में बनाया जाता है, जिसके कारण क्या है कि इस तरीके का जो युद्धग्रस्त क्षेत्र है वहाँ से डायमंड मंगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये भी काफ़ी जो है उसी तरीके से शाइन करता है जैसा कि नेचुरल होता है। अभी क्या हुआ है कि एक 7.5 कैरेट का ग्रीन हीरा जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यूएसए के दौरे पे जिल बाइडन जो है, जो बाइडन की जो वाइफ है जिल बाइडन, उन्हें ये गिफ्ट किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कितने कैरेट का गिफ्ट किया गया है? 7.5 कैरेट का। और ये बनाया कहाँ गया था? तो ये जो हीरा बनाया गया था ग्रीन डायमंड, ये बनाया गया था सूरत में, गुजरात के सूरत में ये बनाया गया था। अगला है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के असम, जम्मू एवं कश्मीर के, असम के, तमिलनाडु के या केरल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। वो उस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अभी जो है जम्मू कश्मीर क्या है, एक आपका एक जो है आपका यूटी बना हुआ है, ठीक है। और अभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और वो कौन है? तो वो अभी जो है मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा। वो अभी जम्मू कश्मीर के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आगे पूछा जा रहा है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ऑप्शन है ए है धारा 47, उसके बाद धारा 37, धारा 50 या फिर धारा 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 47। जो आर्टिकल 47 है वहाँ पे शराबबंदी से संबंधित चीज़ें बताई गई है, और ये जो है हमारा किसका पार्ट है? तो ये आ जाता है डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का। और ये जो है लिया कहाँ गया से? तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है डीपीएसपी का। और इसी में जो है लोगों इसका जो मतलब आर्टिकल 47 है उसमें बताया गया है कि सरकार जो है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर का ध्यान रखेगी, और उसी जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है कि शराबबंदी की कानून लागू है। और अगर पूछा जाए बिहार में शराबबंदी कब से लागू है? तो ये जो है 1 अप्रैल 2016 से लागू है, 2016 से लागू है। आगे पूछा जा रहा है फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है कतर, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो फीफा 2018 हुआ था वो हुआ था रूस में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
और अगर पूछा जाए कि 2022 में कौन कहाँ हुआ, तो देखो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था कतर में। और इसे जीता कौन था, तो इसे जीता था ब्राज़ील, ये अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना, जो मेसी हैं उन्होंने ये जीता था। ठीक है, लियोनल मेसी ने वो कैप्टन थे अर्जेंटीना के, और इस बार का फीफा कप वो जीता था। और हराया किसको था, तो फ्रांस को हरा के इसने ये कप जीता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 का, ये 4 साल पे होता है, 18, 22, 26। तो ये 26 जो होने वाला है वो आप एक कौन बस लॉजिक याद रखना कि ये नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है। नॉर्थ अमेरिका का जो मेन कंट्री है वो कौन है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ये तीनों कंट्री में जो है वो संयुक्त रूप से हो रहा है, कंबाइंड रूप से किया जा रहा है। तो आप इन तीनों का नाम रखना या फिर याद रखना कि ये नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। आगे पूछा जा रहा है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मिल्क फीवर। ऑप्शन नंबर ए जो है मिल्क फीवर, ये दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके अलावा भी और भी बीमारी जैसे खुरहा है, इसे जो है मौत एवं फुट डिजीज भी बोला जाता है, जिसमें उनके जो खुर हैं वो जो है वो प्रभावित हो जाता है। वहीं एंथ्रेक्स डिजीज की बात करें तो ये जो है मानव और पशु दोनों में होता है और ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। आगे पूछा जा रहा है द ओल्ड मैन एंड सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रेस हेमिंग जो इसके लेखक हैं। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। यहाँ पे है पहला ऑप्शन है आर्टिकल 356, 365, 359 या 360। तो आपको मालूम होगा कि भारत में 3 तरीके के आपातकाल लगते हैं। एक होता है आर्टिकल 352 के तहत, जिसमें कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है जब सशस्त्र विद्रोह, मतलब कि हथियार के साथ अगर विद्रोह हो या अशांति की स्थिति देश में हो, तब ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के आदेश पे, गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं जो 356 होता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब जो है राष्ट्रपति जो है ये लागू करता है राज्यपाल के अनुशंसा के बाद। वहीं जो आर्टिकल 360 है ये है वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड, और ये अभी तक जो है भारत में लागू नहीं हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, धान, सरसों, बीटी कॉटन या गेहूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है एक आपका क्या है कि एक जीएम फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, और इसमें होता क्या है कि इसमें कीड़े कम लगते हैं और इसका उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए जो है इसे जो है अनुशासित कर दिया गया, मतलब व्यापारिक उत्पादन के लिए इसे मंजूरी दे दिया गया है। एक और होता है बीटी बैगन, उसे जो है वो मंजूरी नहीं प्रदान किया गया, उसके कुछ सिम्टम बोला जा रहा है कि ये जो है वो फायदेमंद नहीं होगा ह्यूमन के लिए, इसके लिए जो है बीटी बैगन पे रोक लगा दिया गया था। आगे पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या यूएसए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। देखो नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है आपका 6 क्षेत्र में, ठीक है, उसमें 5 जो है वो स्वीडन जो मतलब पहले से दिया जा रहा था, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर मेडिकल, इसके बाद लिटरेचर और एक पीस, ये 5 ऐसे प्राइज हैं जो कि पहले से दिए जा रहे थे। बाद में क्या है कि इकोनॉमी को बाद में जोड़ा गया 1968 में, ठीक है, 1968 में जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाना शुरू हुआ, और ये देता कौन है, तो स्वीडिश का जो बैंक है उसके द्वारा ये दिया जाता है। वहीं जो पीस प्राइज़ है ये जो है नॉर्वे में दिया जाता है, ये भी नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 2015 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसके संस्थापक कौन थे। देखो एक्ट का नाम 1915 है, लेकिन इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था BHU का 1916 में, ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर
55 में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित दो कॉलम को आपको मिलान करना है। एक तरफ नेशनल पार्क है और दूसरा है कि वो नेशनल पार्क किस राज्य से रिलेटेड है। पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो आपका कर्नाटक को रिलेट कर रहा है। वहीं जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देखो माउंट आबू जो है वो आपका राजस्थान में है, तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा। वहीं पेंच नेशनल पार्क जो है ये रिलेट करता है एमपी को, एमपी से इसका संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। तो देखो ए का 4 अगर आप कर रहे हो तो बाकी के दो ऑप्शन आपके ऐसे ही इलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल हो गया, बी का 3, और माउंट आबू राजस्थान में है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो माउंट आबू सी का 1 होगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, खारेपन का मगर, ऑलिव रिडर टर्टल, गंगा के डॉल्फिन या घड़ियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा के डॉल्फिन। ये जो है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, और ये घोषित कब किया गया था, तो ये घोषित किया गया था 2009 में, बोला गया कि जो डॉल्फिन है वो नेशनल वाटर एनिमल होगा। और एक और चीज़ होता है, जैसे जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है। और डॉल्फिन जो है एक मैमल के श्रेणी में आता है आपका। आगे पूछा जा रहा है कि किसका संबंध जो है वो कौन सी क्रांति से है। जैसे खाद्य उत्पादन का, तो इसका संबंध किससे है, तो ये आपका हरित क्रांति से होता है। दूध उत्पादन, तो ये जो है आपका श्वेत क्रांति हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन, तो ये नीली क्रांति। और उर्वरक जो है ये भूरी क्रांति। तो ए का 1 हो गया। तो देखो इतना ही से जो है आपका आंसर मिल जा रहा है कि इसका क्या होगा। सिर्फ आप एक ध्यान रखो, और ऐसे ये सबको मालूम होता है कि जो खाद्य उत्पादन है उसका संबंध जो है हरित क्रांति से है। तो देखने में क्वेश्चन आपको जो भी टफ लगे, लेकिन जब आप उसे बनाने का प्रयास करोगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। आगे पूछा गया है हरा सूचकांक विकसित किया गया है, ग्रीन इंडेक्स। ऑप्शन है यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा जो है एक्चुअली यूएनईपी होगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा ये घोषित किया जाता है ग्रीन इंडेक्स। ठीक है। वहीं अगर बात करें आईएमएफ की, तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इनके द्वारा जारी किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, अभी जो है ये कुछ वर्षों से जारी नहीं किया गया। और योजना आयोग जो है वो चेंज हो गया है नीति आयोग में, 1 जनवरी 2015 से ये जो है चेंज हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन है इंदिरा साहनीवाद, एमआर बम्बई वाद, रुदल शाहवाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। मूलभूत ढांचे अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक जैसे हो ये रहा था कि पहले जो है गवर्नमेंट के द्वारा और न्यायालय के द्वारा भारत के संविधान की 3 एक तरीके से बोला जाए कि उसका बैकबोन है। एक होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये आपका विधायिका, एक विधायिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका हो गया, और तीसरा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों में बार बार लड़ाई होता रहता था। कुछ चेंजेस जो है वो कार्यपालिका के द्वारा था जो है संसद में कर दिए जाते थे, और न्यायपालिका उसका विरोध करता था। तो वैसे में जो है न्यायालय ने ये आदेश दिया कि कुछ चीज़ों में आप चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे कि आप का जो संविधान का प्रस्तावना में जो मूल बातें की गई है, ठीक है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जो भारतीय संविधान का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसका बैकबोन है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। उसके अलावा आप जो है चेंजेस कर सकते हो। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया था केशवानंद भारती केस में। 1973 का जो केशवानंद भारती केस था उसमें ये बताया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाता है। आगे पूछा जा रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, और बाकी के 2 ऑप्शन हैं
एक है रफ़ी अहमद किदवई या बेनगिल नरसिंह राव। तो देखो बी एन राव जो थे, बी एन राव, इनको बोला जाता है कि ये भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, तो आप इनको पूरा नाम भी याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव। आगे पूछा जा रहा है कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय समिति। तो देखो ये दोनों का संबंध तो हमारा पंचायती राज से आ जाता है। वहीं कोठारी समिति जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति जो इसका सही आंसर है, स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया था कि ये भारतीय संविधान में जो है वो मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए, और 1976 में जो है ये जोड़ा गया था। और ये किस में जोड़ा गया? तो भाग 4 का जो क है, भाग 4 क, उसमें ये जोड़ा गया है, आर्टिकल 50 और 51 ए के तहत ये जोड़ा गया है। और उस टाइम जो है इसमें 10 आर्टिकल जोड़े गए थे, मतलब कि 10 जो है वो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर बाद में क्या होता है कि एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 51 का 1A, 51 1A जोड़ दिया जाता है, जिसके तहत तो होता ही है कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है वो फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और ये किया कब से जाता है? तो 86वां जो संविधान संशोधन होता है 2002 में, उसके द्वारा ये चीज़ें जो है वो संविधान में लागू की जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विधि मंत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे पूछा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त का पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है? तो ये हटाया जाता है, ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखो होता ही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये सिफारिश करते हैं और उस सिफारिश के बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाता है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की सिफारिश कौन करता है, तब वहाँ पे आंसर जो है आपका हो जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि हटाता कौन है, तो फिर इसका आंसर राष्ट्रपति होगा, और यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे पूछा जा रहा है टाइगर वुड जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये सबको मालूम होगा कि टाइगर वुड का संबंध जो है वो आपका गोल्फ से है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि ये साइंस का क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस में, द्रव में, गैसीय में या निर्वात में? तो देखो ध्वनि तरंग को चलने के लिए जो है एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो गति होती है ध्वनि की वो किस में होती है? वो हो जाता है सॉलिड में। उसके बाद जो है वो आपका उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में होता है, और गैसों में इसका जो स्पीड है वो और भी कम हो जाता है। आगे जो है एक मिलान करने का है कि कौन किससे सही तरीके से सुमेलित है। और पहला है कि एड्रेनालिन, देखो इसका जो संबंध है वो है गुस्सा या डर से। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजेन का जो संबंध है ये एक हार्मोन है और महिलाओं में उत्सर्जित होता है, तो ये महिलाओं से संबंधित है। वहीं इंसुलिन जो है इसका ये ग्लूकोज से रिलेटेड है, जो आपका ग्लूकोज है उसे पचाने का काम जो है इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर फेरोमोन्स है, तो फेरोमोन्स का संबंध जो है वो बी से है, मतलब सारथी आकर्षित करना, एक गंध निकलता है शरीर के माध्यम से, उससे रिलेटेड है। तो अगर आप इसको देखो तो ए का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। फिर एस्ट्रोजिन ये 3 में होगा, मतलब बी का 3, तो बी का 3। उसके बाद फिर इंसुलिन मालूम है कि ये ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो सी का 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी का 4। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी इसका सही आंसर जान सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी को, 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलेट करता है।
देखो कार्बन क्रेडिट होता क्या है कि बहुत सारे देश या कंपनी जो है वो कार्बन उत्सर्जित करते हैं, तो एक लिमिट कर दिया गया है कि आप अगर इससे ज़्यादा कार्बन इमिशन करोगे तो आपके ऊपर जो है वो चार्जेस लगेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आप जो है कार्बन जो है जो कम उत्पादन कर रहे हैं उनसे आप कार्बन कार्बन क्रेडिट कर लो, मतलब उतनी रुपये का आप जो है उनको एक रुपया दे दो और उसके बदले जो है उतनी का आप उत्सर्जन कर सकते हो। तो एक तरीके का जो है उन्हें आश्वासन टाइप का दिया गया है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला है सिलिकॉन, सीरियम, एफ्टिन या वेनेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो आपका सोलर प्लेट में काम किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो है अर्धचालक होता है और जैसे ही हीट इस पे आता है तो इसमें जो है इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होने लगता है और इलेक्ट्रिक फ्लो जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। आगे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा या एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो है वो टंगस्टन के बने होते हैं। और नाइक्रोम में ये हीटर जो है वो नाइक्रोम में यूज होता है। सॉरी, नाइक्रोम का यूज है वो हीटर में हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, ये सारे चीज़ में जो फिलामेंट के रूप में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। आर्सेनिक, सीसा, पारा या कैडमियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा के कारण जो है वो मिनीमाता रोग होता है और ये मिनीमाता जो है वो जापान का एक सिटी था, वहाँ से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अगर बोला जाए आर्सेनिक के कारण कौन सा रोग होता है तो ये जो है स्किन डिजीज होता है, चर्म रोग, इससे होता है। सीसा के कारण जो है वो श्वसन रोग होता है और कैडमियम के कारण एक फेमस है इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई जो रोग है वो कैडमियम के कारण होता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो है वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो राष्ट्रपति कौन होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीजेआई। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आगे पूछा जा रहा है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है बॉम्बे, पोखरन, नेल्ली या श्रीहरिकोटा। इसका सही आंसर हो जाएगा पोखरन। पोखरन में जो है ये किया गया था और कब किया गया था, 1974 में किया गया था। और इस ऑपरेशन का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा करके जो है इस ऑपरेशन का नाम था। इसके बाद फिर इंडिया ने एक और परीक्षण किया था, वो किया था 1998 में। 1998 में किया था और इसका जो नाम था वो था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया था। फिर पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एक्चुअली होता है ये है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये जो है वो वायुमंडल में होते हैं और जब बारिश होता है तो ये जो है वो आप एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, वो जल के साथ मिलके जो है एसिड का फॉर्म करते हैं और गिरते हैं। तो उस टाइम जो बारिश का pH मान होता है वो pH मान जो है वो गिर के 5.6 हो जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि किसी जैविक खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है नीम, अंजोला, यूरिया या पोटेशियम। तो देखो इसका सही आंसर जो है 74 का एंजोला हो जाएगा। एंजोला एक टाइप का शैवाल है जिसे जैविक खाद के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी के जो है जैसे आपका गोबर कंपोस्ट हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, ये भी जो है जैविक खाद के रूप में यूज किया जाता है। फिर देखते हैं अगला है गन पाउडर के बारे में कि गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है। पोटेशियम सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। ये तीनों का मिश्रण जो है वो गन पाउडर में यूज होता है। और गन पाउडर
को बोला जाए तो बारूद जो है इसमें 75% आपका जो है वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट ही होता है। उसके बाद बाकी में जब 10% के आसपास आपका गंधक और 15% के आसपास जो है वो चारकोल हो जाता है। तो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट ये तीनों का मिश्रण आपका गन पाउडर होता है। आगे पूछा जा रहा है कि हाल ही में आर्सेनिक का औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? एड्स, टाइफाइड, कैंसर या कोलेरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर के इलाज के लिए जो है आर्सेनिक का यूज किया जाता है। देखो इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे कोबाल्ट 60 जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका भी यूज किया जाता है। फिर सीजियम 137, ये सारे जो आइसोटोप है उनका जो है कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। फिर पूछा जा रहा है लोहा का शुद्ध रूप क्या है? कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा या स्टील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में क्या है कि 99.5% जो है वो लोहा होता है और इसमें कार्बन की मात्रा और अन्य पदार्थ की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। आगे पूछा जा रहा है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है? ऑप्शन है अरमाइल अल्कोहल, पिक्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर कार्बोनिक अम्ल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। ये साबुन जो है उसमें सोडियम सॉल्ट के रूप में इसका यूज होता है, अस्टेरिक एसिड का। आगे पूछा जा रहा है निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? मतलब किसे जो है वो विघटित किया जा सकता है? तो पारा, बाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस? तो ये देखो ये सारे जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, जबकि बाहित मल जो है ये बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है? तो यहाँ पे एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं पीतल के लिए, पिताजी, ठीक है, पिताजी। पी से क्या हो गया? पीतल हो गया, ता से तांबा और ज से जस्ता। तो इसके आधार पे भी जो आप अगर याद रखोगे तो कभी ये गलत नहीं होगा। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। आगे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? ठीक है, कौन सा इनर्ट गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, फ्रियॉन या जीनॉन? तो देखो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रियॉन। फ्रियॉन जो है वो एक इनर्ट गैस नहीं है। अगर बात करें इनर्ट गैस की तो हीलियम इनर्ट गैस है। उसके बाद जो है आपका नियॉन, आर्गन के बाद फिर एक होता है क्रिप्टॉन और जेनॉन और एक है रेडॉन। तो ये सारे जो है वो आपका इनर्ट गैस में आता है। रेडॉन के बारे में बोला जाता है कि जब भूकंप आने का होता है तो उसके पहले जो है वायुमंडल में इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आगे पूछा जा रहा है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः कौन से तत्व होते हैं? तो देखो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो देखो रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किया था? तो वो हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी ने जो इसका खोज किया था, लेकिन जो मेनली श्रेय दिया जाता है वो हेनरी बेकुरल को दिया जाता है और इसका जो इकाई के रूप में यूज होता है रेडियो एक्टिविटी का वो होता है बेकुरल को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर बेबर की बात करें तो बेबर जो है वो चुंबकीय प्रवाह से रिलेटेड है। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक जो है मैग्नेटिक फ्लो का एसआई मात्रक आपका बेबर हो जाता है, जबकि गॉस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बताने का कार्य जो है वो गॉस के द्वारा किया जाता है। आगे गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग किया जाता है वो कौन है? तो देखो यहाँ पे जो है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे जो है KMnO4 जिसका केमिकल फार्मूला होता है KMnO4, इसका यूज जो है वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड के रूप में किया जाता है और इसका यूज जो है वो जल को शुद्ध करने में भी होता है, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का यूज किया जाता है? तो देखो हाइड्रोजन जो गैस है उसका यूज जो है वो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? वैलियम, कोकेन, ओपियम या कैफीन? तो आप सबको मालूम होगा जो कोला पेय है या फिर चाय है, कॉफ़ी है,
ये सब में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। अगला है कि पर रहित कीड़ा, उड़ान रहित पक्षी, अंग रहित रेंगने वाले और अंग रहित पशु, इन सभी का मिलान करना है। तो देखो जो पर रहित कीड़ा है ये आपका मैच कर जाएगा सिल्वर मछली के साथ, सिल्वर फिश, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। वहीं जो उड़ान रहित पक्षी है वो कीवी है। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये उड़ान नहीं भर सकता है। वहीं अंग रहित रेंगने वाले में जो है हम लोग सांप को जो है रखते हैं, और अंग रहित पशु के रूप में जो है वो मछली को रखा जाता है। तो अगर आप इसे मैच करें तो ए का 2 हो जाएगा और यहीं से इसका आंसर बन जा रहा है, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अब 3 प्रश्न ही बचे, टोटल जो है 90 क्वेश्चन थे जो कि आपका जीके और साइंस से रिलेटेड था। पूछा जा रहा है भू अस्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो देखो भू अस्थिर जो उपग्रह है वो पृथ्वी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसी डायरेक्शन में ये भी घूमता है, ठीक है। तो ये जो है वेस्ट से लेके इस डायरेक्शन में फ्लो मतलब रोटेट करता है। और बोला जाता है कि इसका जो घूर्णन काल है वो 24 आवर होता है, ठीक है, मतलब पृथ्वी के समान ही ये घूर्णन करता है। और लगभग इसका जो स्पीड होता है वो स्पीड नहीं, मतलब इसकी जो दूरी होती है वो होता है आपका 35.5 किलोमीटर। बोला जाता है कि एक आइडियल डिस्टेंस पे इन उपग्रहों को रखा जाता है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किस चीज़ से बचाती है? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, एक्स रे या गामा रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे जो है उससे जो है ओजोन परत जो वायुमंडल की है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण जो है वो अल्ट्रावायलेट जो हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पे नहीं आ पाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में जो है जो विभिन्न भारतीय वन्यजीव नस्ल हैं और उनके वैज्ञानिक नाम है, उन वैज्ञानिक नाम को सुमेलित करना है। तो देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका आर्थियोडोटिस निग्रोसेप्स, ठीक है। वहीं जो इंडियन रॉक पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन का जो नाम है वो है पाइथन मोलोरस। आप यहाँ से भी जो है पाइथन से रिलेट कर सकते हैं पाइथन को। फिर जो है एशियाटिक हाथी, एशियाटिक हाथी जो है वो आपका हो जाएगा एलिफिस इंडिकस, इंडिकस, ठीक, सी का 4। फिर स्लॉथ बियर जो है वो रिलेट करता है, कौन एक बच गया, मिलोरस ओर्सिनस, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इस तरीके से जो 90 क्वेश्चन थे वो सारे 90 क्वेश्चन को जो है वो आपको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कराने का प्रयास किया गया है और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अब भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी प्रश्न आपको बीच बीच में पूछे गए आप उनको जो है बताने का कोशिश करें। और आप इससे भी एक देख सकते हैं कि आपने जो है लगभग कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है या दे सकते थे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके बने रहने के लिए धन्यवाद। और इस तरीके से और भी जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।